वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे प्यारे साथियों। जैसा कि आज हम कई दिनों बाद आप सबके बीच में मैं अपनी क्लास लेके आया हूं, और जो हमारी आज की क्लास है ये है बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर। और जो सब्जेक्ट है ये है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग सिस्टम या फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फार्मिंग सिस्टम या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि आज हम जो चर्चा करेंगे, आज जिस विषय में पढ़ेंगे, वह टॉपिक पे पढ़ेंगे, वह होगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या अस्थाई कृषि, टिकाऊ कृषि, टिकाऊ खेती। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसकी डिफिनेशन क्या होती है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता, क्या किसकी? प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने में या फिर उनमें सुधार करते हुए मानव की बदलती। यहाँ पे फिर एक बार थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या अस्थाई कृषि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता, किसकी? प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए या फिर मानव की बदलती आवश्यकताओं, क्या? मनुष्य की बदलती आवश्यकताओं, क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं दिन प्रतिदिन आज बदलती जा रही हैं। तो आवश्यकताओं की संतोषजनक पूर्ति के लिए, किसके लिए? संतोषजनक पूर्ति करने हेतु उपलब्ध संसाधनों का सफलतापूर्वक तथा सदुपयोग करना ही अस्थाई कृषि कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए या प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता को स्थिर रखते हुए मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संतोषजनक अपने आवश्यकताओं की संतोषजनक पूर्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का सफलतापूर्वक सदुपयोग करना ही क्या कहलाता है? अस्थाई कृषि कहलाता है। फिर हम देखते हैं कि कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन, दूसरी डिफिनेशन जो है कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन का सफल प्रबंध करना। क्या करना? कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का सफल पूर्वक या सफलता पूर्वक क्या करना? उसका प्रबंधन करना। क्या करना? उसका प्रबंधन करना, ताकि निरंतर फसल उत्पादन में क्या होता है? ताकि निरंतर फसल उत्पादन में वृद्धि से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। क्या हो सके? अगर हम कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का सफलतापूर्वक प्रबंध करेंगे तो उससे क्या होगा? हमें निरंतर हमारी फसलों की उत्पादन में वृद्धि होगी। क्या होगी? फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी, और जब वृद्धि होगी तो मनुष्य की आवश्यकताओं भी पूर्ति होगी, और साथ ही क्या होगा? पर्यावरण में क्या होता है? पर्यावरण का संतुलन भी बना होता है। क्या करते हैं उस समय? साथ में पर्यावरण में सुधार होता है और उसका संतुलन भी बना होता है। प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सके, टिकाऊ कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? टिकाऊ कृषि किसे कहते हैं? तो फिर से एक बार यहाँ पे देखते हैं, कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का सफलतापूर्वक क्या करना? प्रबंध करना, उसको अच्छे से मैनेज करना, प्रबंध करना, ताकि निरंतर फसल उत्पादन में वृद्धि होती रहे। क्या करते रहे? अगर हम प्राकृतिक संसाधन और कृषि दोनों का प्रबंध अच्छे से करेंगे तो उससे क्या होगा? हमें निरंतर जो है हमारी फसलों में फसल उत्पादन में वृद्धि होती रहेगी। क्या होती रहेगी? वृद्धि होती रहेगी। तो उससे क्या होगा? मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और साथ ही साथ पर्यावरण का संतुलन भी बना रहेगा। और प्राकृतिक संसाधनों को भी भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो क्या कहलाता है? ये टिकाऊ कृषि कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जाना अस्थाई कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसमें देखा कि अस्थाई कृषि किसे कहते हैं या फिर टिकाऊ कृषि किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग या इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपका ये टॉपिक अक्सर जो है पूछा जा चुका है। कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, या फिर क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ लेता है कि अस्थाई कृषि किसे कहते हैं। अस्थाई कृषि किसे कहते हैं उसके बारे में क्या करें? वर्णन करें। क्या करें? अस्थाई कृषि के बारे में वर्णन करें। ठीक है। और इसमें यह भी पूछ लेता है कि टिकाऊ कृषि कैसे कहते हैं, टिकाऊ कृषि के बारे में बताएं। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं अस्थाई कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या टिकाऊ खेती या टिकाऊ कृषि क्या है। तो देखिए,
टिकाऊ अस्थाई कृषि या फिर टिकाऊ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको जो है 3 भागों में, इससे 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? इसके 3 भागों में देखा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला है आर्थिक जीवंतता, इकोनॉमिक वायबिलिटी, सामाजिक स्वीकार्यता, सोशल एक्सेप्टेंस, वातावरणीय पूर्णता, इन्वायरमेंटल प्रोफेशनल। तो यहाँ पे जो आर्थिक जीवंतता की बात करें तो आर्थिक जीवंतता के एक तरह से कह लो तो आर्थिक जीवंतता में पहले देखा जाएगा इसमें लाभ, क्या प्रॉफिटेबिलिटी, और उसके बाद आय वितरण। ठीक है, अब इसमें भी 2 चीज़ों का देखा जाएगा कि लागतों का इष्टतम उपयोग और सब्सिडी की छूट या गुणवत्ता। और इधर अगर पर्यावरण पूर्णता की बात करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या है, पर्यावरणीय पूर्णता, तो उसमें पर्यावरण नियंत्रण है और भूमि संरक्षण है। ठीक है, और उसके बाद भूक्षरण नियंत्रण भी है और जैव विविधता संरक्षण है, भूमि एवं जल की गुणवत्ता संरक्षण और विलुप्त होने वाली प्रजातियों में जैव विविधता का संरक्षण। तो यहाँ पे अस्थाई कृषि के अंतर्गत हम अस्थाई कृषि को क्या कहते हैं, 3 भागों में देखते हैं कि एक तो हमारे लिए वो आर्थिक जीवंतता के लिए या आर्थिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उसके बाद उसके साथ साथ पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण होता है, और सामाजिक स्वीकार्यता भी होती है, और सामाजिकता के लिए भी। तो जो आर्थिक जीवंतता की बात करें तो उसमें लाभ और आय का विवरण के बारे में बताया जा रहा है। और इकोनॉमिक की इधर बात करें इन्वायरमेंटल की, तो इसमें क्या है कि अस्थाई कृषि के अंतर्गत हम पर्यावरण नियंत्रण, भू संरक्षण, और उसके बाद सॉयल वाटर क्वालिटी मेंटेन, और जो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन द रेयर स्पीसीज, जो स्पीसीज विलुप्त प्रजातियों की विविधता के बारे में संरक्षण, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो टिकाऊ कृषि के उद्देश्य के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव या फिर गोल्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ कृषि के क्या उद्देश्य हैं, टिकाऊ कृषि क्यों करना चाहिए या फिर करना चाहिए, तो उसके क्या उद्देश्य हैं, उसको करने से क्या फ़ायदे होंगे और भविष्य में उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो टिकाऊ कृषि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य जो है या पहला उसका जो उद्देश्य है, गोल है, जिसपे बताना चाह रहा है कि टिकाऊ कृषि जो है उसमें क्या करते हैं, संश्लेषित या सिंथेटिक रसायनों का न्यूनतम प्रयोग, क्या करेंगे, संश्लेषित रसायनों का न्यून प्रयोग, यानी कि किसी भी रसायन का जो फसल उत्पादन में कम से कम उपयोग करें। क्योंकि अगर आज अधिक रसायनों का उपयोग के द्वारा क्या हो रहा है, मृदा जो है, मिट्टी का सॉइल हेल्थ जो है, मृदा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसके साथ साथ हमारा जो पर्यावरण या फिर पर्यावरणीय जो कंडीशन है, संतुलन है, पर्यावरण का जो संतुलन है वो भी खराब होता जा रहा है। तो उस पर कम रसायनों का उपयोग करेंगे। और उसके बाद अगला जो है एकीकृत कीट रोग एवं खरपतवार प्रबंधन पर जोर देंगे। क्या करेंगे कि अस्थाई कृषि का जो या फिर टिकाऊ कृषि का जो उद्देश्य है वो पहला है कि उससे कहने का मतलब कि संश्लेषित उर्वरकों का कम उपयोग करना, और साथ ही साथ कीट रोग और खरपतवार का प्रबंधन पर जोर देना। जीवाश्म तथा कार्बनिक खादों का अधिक उपयोग करना, क्या करना, जीवाश्म या कार्बनिक खादों का अधिक उपयोग करना। देखिए हमने पहले भी चर्चा की है कि जीवाश्म खादें या कार्बनिक खादें, जो ये खादें होती हैं, ये जो है एक तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। ठीक है, और अगला है भूमि एवं जल संरक्षण क्रियाओं का अनुपालन करना। क्या करना, भूमि एवं जल संरक्षण क्रियाओं का अनुपालन करना। समुचित फसल चक्र का उपयोग करना। क्या करना, समुचित फसल चक्र का उपयोग करना। ये तो थे अस्थाई कृषि या फिर टिकाऊ कृषि के उद्देश्य। फिर से एक बार देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाने वाला है एग्जामों में, लगभग हर बार पूछा जाता है इस टॉपिक से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि अस्थाई कृषि क्या है, या फिर उसको घुमा के टिकाऊ कृषि क्या है, टिकाऊ कृषि के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इन सबको ये सारे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगला हम देखेंगे तो यहाँ पे ऋषि पराशर ने कहा था कि यदि खेतों का प्रबंध अच्छी तरह से किया जाए तो धरती सोना उगलती है, किंतु यदि इसकी अनदेखी की जाए तो यह भूखमरी की ओर ले जाती है। इनका कहने, ऋषि पराशर जी का कहना है कि अगर भूमि को अच्छे से मैनेज करके फसल उत्पादन किया जाए तो वह सोना उगलेगी। एक तरह से
कि हमें अधिक अन्न प्राप्त होगा, अधिक अनाज प्राप्त होगा तो अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, तो उससे क्या होगा, हमारे आय में वृद्धि होगी। अगर उसका सही से उपयोग नहीं करेंगे तो कह रहे हैं कि अगर इसकी अनदेखी करेंगे तो क्या होगा, भुखमरी की ओर ले जाएगा। बिल्कुल सही। अगर हम खेती का सही से या फसल प्रबंधन सही से नहीं करेंगे, सही तरीके से खेती नहीं करेंगे, अंधाधुंध जो है या तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करेंगे, या फिर खेती को जो फसल जो है, हमारी फसल की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको नहीं पूरा करेंगे, तो क्या होगा, फसल उत्पादन होगा नहीं। जब फसल उत्पादन नहीं होगा तो उस अवस्था में क्या होगी, भुखमरी आएगी, खाने के लिए लोग तरसेंगे, खाने की कमी होगी। अगला देखें, अस्थायी कृषि या सुसंगत कृषि के उत्पादन या टूल्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कौन कौन से टूल हैं, तो सबसे पहले चर्चा करें न्यूनतम भू परिष्करण का। मिनिमम और रिड्यूस टिलेज, कम से कम भू परिष्करण क्या करना, कम से कम भू परिष्करण करना या न्यूनतम भू परिष्करण। यहाँ पे जैसा कि हमने भू परिष्करण के बारे में पहले ही पढ़ा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि न्यूनतम भू परिष्करण का मतलब क्या होता है। भूमिगत ऊर्जा या फिर संचित जैव ईंधन, फ्यूल्स क्या है, बायोफ्यूल्स है, का दोहन से बचाए रखने हेतु वातावरणीय प्रदूषकों को कम करने हेतु न्यूनतम भू परिष्करण अपनाना। क्या करना, कम से कम भू परिष्करण करना, कम से कम खेतों की जुताई करना। अगला है जैव उर्वरकों का उपयोग, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करना। और उसके साथ साथ रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के साथ साथ क्या करना, जैव उर्वरकों का प्रयोग करना। क्या करना, जैव उर्वरकों का प्रयोग करना। अगला है कार्बनिक खादों का प्रयोग, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर, रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने एवं भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता एवं जीवाश्म की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना, जीवाश्म खादों का प्रयोग करना और भौतिक मृदा की जो है भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार करना। क्या करना, मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार करना। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि अस्थायी कृषि के क्या क्या टूल्स होते हैं। न्यूनतम भू परिष्करण, जैव उर्वरकों का उपयोग और कार्बनिक खादों का उपयोग। अगला है फसल विविधीकरण एवं सुसंगत फसल चक्र अपनाना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड क्रॉप रोटेशन। सीमित पारंपरिक फसलों एवं फसल चक्रों में परिवर्तित अनेक प्रकार की फसलों का समावेश कर जैव विविधता एवं आय में वृद्धि करना, अर्थात भूमि की उत्पादक क्षमता के अनुसार फसलों का चयन कर प्रयोग करना, जिससे उसका अधिकतम सदुपयोग किया जा सके और उसमें लंबी अवधि में विकार ना हो। यहाँ पे कह रहा है फसल विविधीकरण। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऐसी फसल चक्रों का उपयोग करना और साथ साथ ऐसी फसल का चयन करना जो वहाँ की मृदा या फिर वहाँ की मिट्टी, वहाँ के इन्वायरमेंट में अच्छा उत्पादन दे सके, ताकि हमें अच्छी फसल प्राप्त हो सके और उसका अधिकतम सदुपयोग किया जा सके। भूमि उत्पादकता क्षमता के अनुसार फसल चक्र, क्रॉप सिलेक्शन बेस्ड ऑन लैंड कैपेबिलिटी, भूमि जिस लायक है उसी उद्देश्य से उसका सदुपयोग करना। क्या करना, भूमि में जो फसल जिस लायक का मतलब यहाँ पे भूमि जो है, मिट्टी की भी अपनी अलग अलग क्या कहते हैं संरचना होती है और कुछ क्रॉप्स होती हैं, फसल होती हैं जिनको अलग अलग प्रकार की मृदा में अच्छी पूर्वक उगाया जा सकता है या अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भूमि या फिर वहाँ जिस क्षेत्र में मिट्टी जिस तरह के हो, उसी हिसाब से, उसी मिट्टी के हिसाब से क्या करें, फसल उत्पादन करें। जैविक व्याधि जीव नियंत्रण, क्या करना, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। जो हम पेस्ट कंट्रोल की बात करें कि कैसे जो है कंट्रोल करें कीटों को, तो क्या करें कि जैविक तरीकों से हम करें। व्याधियों जैसे कीट रोग एवं खरपतवारों के प्रबंधन में रसायनों के स्थान पर जैव व्याधिनाशियों यानी बायो एजेंट्स का किसका प्रयोग करें, बायो एजेंट्स का प्रयोग करें। कैसे, जैसे कि हमारी फसलों में कीट लग रहे हैं, कीट व्याधि लग रही है, रोग लग रही है, तो उसके लिए हमें सीधा सीधा क्या करना चाहिए, बायो एजेंट का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए, बायो एजेंट का उपयोग करना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो हमारी फसल के लिए अच्छा होता है और इको फ्रेंडली होता है, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है। रासायनिक उर्वरकों का नियंत्रित उपयोग, क्या करना, रासायनिक उर्वरकों का नियंत्रित उपयोग, यानी कि फसल उत्पादन के लिए अगर रासायनिक उर्वरकों का हम उपयोग कर भी रहे हैं तो एक
न्यूनतम मात्रा में उपयोग करना, उसका नियंत्रित उपयोग करना, आवश्यकता से अधिक नहीं, क्योंकि ये जो रासायनिक उर्वरक होते हैं ये भूमि, फसलों, जानवरों, मानव एवं पर्यावरण स्वास्थ्य को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग करना, क्या करना, कम से कम उपयोग करना। अगला देखें, कृषि क्रियाओं में जैव ईंधन का कम से कम उपयोग करना, क्या करना, कृषि क्रियाओं में जैव ईंधन का कम से कम उपयोग करना। कृषि क्रियाओं के संपादन में जैव ईंधन का न्यूनतम प्रयोग करके, जिससे इसका प्रयोग आगामी पीढ़ियां भी कर सके, क्या करें, जिससे इसका उपयोग आने वाले समय में भी हो सके। अकार्बनिक खादों का कार्बनिक खादों द्वारा यथासंभव प्रतिस्थापन, यहाँ पे जैविक खादों का अधिक उपयोग करना और रासायनिक खादों का न्यूनतम उपयोग करना। कहने का मतलब कि जैविक जो रासायनिक खादें होती हैं उनका कम से कम उपयोग करना या बिल्कुल ना के बराबर उपयोग करना, उसकी जगह पे क्या करना, कार्बनिक खादों का उपयोग करना। आगे देखें, खेत में जल संरक्षण जिससे भूमिगत जल का दोहन कम हो सके, क्या हो सके, अगर हम अपने खेतों में जल संरक्षण करेंगे तो भूमिगत जो ट्यूबवेल के द्वारा, मशीनों के द्वारा पानी निकाला जाता है, उस पानी का दोहन कम करें, क्या करना, उस पानी तक। इसके लिए क्या करते हैं, वर्षा जल का उसी क्षेत्र या निकटवर्ती क्षेत्र में क्या करना, वर्षा जल का संचयन करना, जिससे गिरते हुए जल स्तर को रोका जा सके। अगर हम क्या करते हैं, जल संरक्षण करेंगे, ठीक है, जल संचयन करेंगे, तो क्या होगा कि जो लगातार पानी की जो जल स्तर गिरता जा रहा है, पानी का स्तर कम होता जा रहा है दिन ब दिन, तो उससे क्या होगा, उस जल स्तर को रोकने में मदद मिलेगी, रोका जा सकता है। बाढ़ एवं सूखे की समस्या से भी निदान प्राप्त हो सकता है। अगर हम जल का संरक्षण करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम जल का संरक्षण करेंगे तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है या फिर सूखे की स्थिति आ जाती है, तो उस स्थिति में ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अगला जो हम देखें तो अस्थायी कृषि की प्रबंधन प्रक्रिया, यानी कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या फिर अस्थायी कृषि प्रबंधन प्रक्रिया। अस्थायी कृषि प्रबंधन वर्तमान में प्रचलित कृषि प्रबंध से बिल्कुल भिन्न है। क्या है, अस्थायी कृषि का प्रबंध है, अब वर्तमान समय में जो प्रचलित कृषि प्रबंध है उससे बिल्कुल अलग होती है। इसमें अपनाई जाने वाली कृषि क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बिना घटाए रसायनों का कम या न्यूनतम प्रयोग करके फार्म संसाधनों का इस प्रकार सदुपयोग करना जिससे कि पर्यावरण संतुलन बना रहे। अस्थायी कृषि, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अस्थायी कृषि की प्रबंधन प्रक्रिया, अस्थायी कृषि की प्रबंधन प्रक्रिया जो है वह प्रचलित या फिर वर्तमान में जो कृषि की प्रणाली है उससे बिल्कुल भिन्न है। अस्थायी कृषि प्रणाली का मतलब ये होता है कि उसमें फसल का उत्पादन घटे बिना कम से क्या करना, उर्वरकों का प्रयोग कम करना, रसायनों का न्यूनतम प्रयोग करना और फार्म के संसाधनों का इस प्रकार सदुपयोग करना कि जिससे पर्यावरण संतुलन भी बना रहे और साथ ही साथ मानव की बदलती आवश्यकताएं पूर्ति हो सके। अस्थायी कृषि के विकास को प्रोत्साहित करने वाले कुछ है, वो क्या करते हैं, अस्थायी कृषि को प्रोत्साहित करने वाले कुछ वो हैं, उन पे चर्चा करें तो सबसे पहला जो है वो है फसल विविधता। क्या है, फसल विविधता या फिर क्रॉप डाइवर्सिटी। कृषि के व्यवसायीकरण में परंपरागत खाद्यान्नों की खेती के स्थान पर, देखिए फसल विविधता का मतलब होता है कि जैसे अभी भी कई क्षेत्रों में या फिर आज के भी हमारे जो किसान हैं पुराने समय, वो लगातार पारंपरिक खेती करते हुए चले आ रहे हैं, सेम फसल का उगाना। तो यहाँ पे उस पर क्या करते हैं, उस चर्चा की जा रही है कि व्यवसायीकरण में परंपरागत खाद्यान्नों की खेती के स्थान पर क्या करें, अगर हम व्यवसायीकरण में हैं या व्यवसाय के उद्देश्य से खेती कर रहे हैं तो कृषि के व्यवसायीकरण में क्या करते हैं, परंपरागत खाद्यान्नों की जो पहले से खेती की जा रही है उसके स्थानों पर क्या करें, हम दलहनों, तिलहनों, सब्जियों और औषधि फलों, मसालों आदि व्यावसायिक फसलों को उगाना जिससे अधिक आय के साथ साथ कृषि को उत्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। क्या किया जा सके, कृषि को वर्तमान के आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र का अर्थ है खेतों में फसल को अदल बदल कर बोना। क्या करना, फसल चक्र का क्या मतलब है, फसल चक्र का अर्थ होता है कि फसलों को अदल बदल के बोना। यह किसी खेत में या किसी फसल की लगातार खेती का क्या होना, विपरीत रूप। फसल चक्र अपनाने से भूमि की नमी, कीटाणु
नमी और भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा पर अनुकूल प्रभाव डालने वाले घटकों में क्या होती है, वृद्धि होती है। देखिए फसल चक्र अपनाते हैं तो जो एक तरह से जो मिट्टी होती है, हमारी मिट्टी की संरचना में काफ़ी सुधार होता है, क्योंकि हर फसल जो होती है उनमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। किसी फसल में किसी पोषक तत्व की आवश्यकता कम होती है, किसी फसल में ज़्यादा होती है। तो हमें जो है फसल चक्र अपनाना चाहिए। मिश्रित खेती, विकासशील देशों में प्रायः किसान जो है मिश्रित खेती पद्धति अपनाते हैं। क्या करते हैं, मिश्रित खेती पद्धति अपनाते हैं। इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की सहचर फसलें बोते हैं। इनकी जड़ें विभिन्न गहराइयों में भूमि में प्रवेश करके क्या करती हैं, पोषक तत्व एवं जल को अवशोषण करती है, जिससे फसलों की कुल जल तथा पोषक तत्व प्राप्ति में वृद्धि हो जाती है और उपज में भी वृद्धि होती है। इस पद्धति से ऊपरी एवं अधोभूमिक स्रोतों जैसे स्थान प्रकाश आदि का अधिकतम प्रयोग होने से भूमि की उर्वरता एवं क्या कहते हैं, भूमि की उर्वरता में सुधार एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। यहाँ पे मिश्रित फसल खेती का मतलब, मिश्रित खेती का मतलब समझे कि बहुत सारे देश हैं जो विकासशील देश हैं, उनमें आज के समय में जो कृषि है वो एक बृहद स्तर पे की जा रही है। व्यावसायिक क्या कहते हैं, व्यवसाय के रूप में या व्यावसायिक कृषि की जा रही है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, लोग सहचर फसलें उगाते हैं, नगदी फसलें उगाते हैं और फसल चक्र का उपयोग करते हैं, ताकि खेती से उनको लगातार आय की प्राप्ति होती रहे और उसके साथ साथ मृदा की जो संरचना है, मृदा में उपस्थित जो पोषक तत्व की मात्रा होती है वो लगातार उनमें बनी रहे। और उसके बाद जो फसल होते हैं, अगर बदल बदल के फसल को बोते हैं तो अलग अलग गहरी कुछ फसलें होती हैं जो गहरी जड़ें वाली होती हैं, कुछ फसलें जो होती हैं ऊपरी जड़ें वाली होती हैं। तो अनेक तरह की फसलें होती हैं। तो उससे जो है ये मृदा में या सॉइल हेल्थ में, मृदा के स्वास्थ्य में और पर्यावरण में जो है, पर्यावरण के स्वास्थ्य में काफ़ी मदद करती हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होती है ये यहीं पे समाप्त होती है। हमें आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। हम मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक को आगे लेकर। जय हिंद।